नमस्कार। जॉब्स वाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पेपर सेकंड का जो आपका हिस्ट्री वाला हिस्ट्री चल रहा है उसके तहत हमने पहले लेक्चर में संकल्पनाओं एवं विचार के संबंध में चर्चा की थी। आज के इस सेकंड लेक्चर में संकल्पनाओं एवं विचार के टॉपिक के तहत जो बचे हुए कुछ बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस क्लास को चालू करने के पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन ऑन कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आपको इनकी पीडीएफ्स भी मिलती रहें। चालू करने के पहले आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी। पेपर सेकंड में हिस्ट्री के अतिरिक्त पॉलिटी की क्लासेस भी चल रही हैं और साथ ही साथ क्या है, पेपर फर्स्ट आपका चल रहा है जिसमें हमने शिक्षण के संबंध में अभी जो टॉपिक क्लासेस हैं आपकी उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब सीधे क्लास चालू करते हैं। हमारे जो बचे हुए संकल्पनाओं में विचार के तहत टॉपिक है उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है आपका नागर और द्रविड़। नागर, द्रविड़ और बेसर ये सब क्या होती हैं? मंदिर निर्माण की कला होती है। ये क्या होती हैं? मंदिर निर्माण की क्या होती है? कला होती है। मंदिर कला होती है, मंदिर निर्माण की कला, जिस पर चर्चा करनी है। नागर, द्रविड़ तथा बेसर ये तीनों प्राचीन काल तथा पूर्व मध्य काल में प्रचलित मंदिर स्थापत्य की क्या होती हैं थी शैलियाँ होती थी। कब का टाइम ड्यूरेशन होता है? प्राचीन काल से लेकर के पूर्व मध्य काल। प्राचीन काल का कालखंड क्या कहलाता है? तो गुप्त काल से मंदिर मिलना चालू हो जाते हैं। प्रारंभिक मंदिर को जो साक्ष्य मिलते हैं विधिवत तरीके से वो क्या है, आपको गुप्त काल से मिलना चालू होते हैं। गुप्त काल एक प्राचीन कालीन क्या था, वंश था, या उस समय के कालखंड में था। और पूर्व मध्यकाल के समय तक का जो टाइम पीरियड है उस समय के कालखंड में। क्षेत्र विशेष की अगर चर्चा करें तो नागर शैली का विकास उत्तर भारत में हुआ था, द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ था, तथा बेसर शैली का विकास विकास कहाँ हुआ था? विंध्याचल और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में, जिसको हम क्या बोलते हैं? दोआब रीजन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? दक्कन भारत बोलते हैं, या डेक्कन का पठार का रीजन। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता है। एक ऊंचे चबूतरे पर क्या किया जाता है? मंदिर का निर्माण किया जाता है। नागर शैली पंचायतन है। चंदेल राजाओं ने इस शैली को प्रोत्साहन दिया, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है। खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो नागर शैली पर बना हुआ है। और नागर शैली में भी कौन सी? पंचायतन है। पंचायतन अच्छे से याद रखना, पंचायतन का संबंध आपके उससे नहीं है, पंचायत से नहीं है। पंचायतन का संबंध किससे है? मंदिर निर्माण की कला से है। मंदिर निर्माण की कला में भी स्पेसिफिकली किससे? नागर शैली से है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो। द्रविड़ शैली का विकास मुख्यतः पल्लव तथा चोल राजाओं के काल में हुआ। इस शैली में नीचे का आधार, अर्थात जो जैसे वहाँ पे क्या होता है, नागर में चबूतरा होता है, वैसे यहाँ पे जो नीचे का आधार रहता है वो चौड़ा तथा ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है, जिससे क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है। ठीक है, तो आपने मंदिर देखे होंगे दक्षिणी भारत के मंदिर बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है, मुरुगेश्वर मंदिर हो जाता है और अन्य जो मंदिर हो जाते हैं, अम्बर मंदिर हो जाता है, आदि आदि, उन सब में क्या हो जाता है? शिखर बना होता है। शिखर कैसा होता है? ऊपर की ओर पतला होता जाता है वो शिखर, जिसको हम क्या बोलते हैं? विमान बोलते हैं। इस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण चोला द्वारा बनवाया गया तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। नागर तथा द्रविड़ शैली की विशेषताओं का सम्मिश्रण बेसर शैली में पाया जाता है। चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित अइहोल का मंदिर बेसर शैली का क्या है? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये क्या था आपका? नागर, द्रविड़ और बेसर शैली अ, थी, जो कि मंदिर निर्माण की क्या होती? कला होती है। आता है बोधिसत्व या तीर्थंकर क्या होते हैं? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व कहलाता है, जो महात्मा बुद्ध के अनेकों रूपों में से क्या था? एक था। महायान शाखा से संबंध होता है बोधिसत्व का। पहली बात तो आपके लिए ये क्लियर रखनी है। दूसरा, कि बौद्ध धर्म के अनुसार बोधिसत्व परम ज्ञान प्राप्त वह व्यक्ति होता है जो स्वयं को निर्माण प्राप्त कर चुका है तथा अपने प्रयासों से दूसरों का निर्माण प्राप्त करने में क्या है? सहायता करता है। अब इसको ऐसे समझो कि क्या होता है, जैसे भगवान बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उनने क्या कर लिया? सभी लोगों को ज्ञान बांटना चालू किया, ज्ञान देना चालू किया, ताकि विश्व का क्या हो सके? कल्याण हो सके, उद्धार हो सके। वैसे ही कि समझो किसी व्यक्ति को क्या हो जाता है? निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात उस ज्ञान को अपने पास वो सहेज करके रखेगा नहीं, उस ज्ञान को क्या करेगा? वो अपने चारों ओर फैलाना चालू करेगा, लोगों को क्या करना चालू करेगा? जागृत करना चालू करेगा। निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या करना चालू करेगा? उनको जागृत करना चालू करेगा। ठीक है, तो वो बोधिसत्व होगा। प्रमुख बोधिसत्व कौन कौन हुए? जैसे अवलोकितेश्वर हुए, मंजूश्री हुए, वज्रपाणि, मैत्रेय, क्षितिग्रह, अमिताभ, ये सब कौन हुए? प्रमुख इतिहास में क्या हुए? बोधिसत्व हुए।
अब जैन धर्म से संबंधित उच्चतम पद प्राप्त जैन पुरुष कौन कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। तो जो स्थान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का होता है, वही स्थान लगभग क्या होता है, जैन धर्म में तीर्थंकर का होता है, या थोड़ा सा ज्यादा भी होता है। जो तीर्थंकर होता है उन्हें मुख्य रूप से क्या कहा, किस रूप में जानते हैं हम? जिन के रूप में कहा जाता है, जिनका पर्याय क्या होता है, जिसका अभिप्राय क्या होता है? विजेता। जिन मतलब क्या होता है? जो जीत गया, जो विजेता है। जैन धर्म में जीत किस चीज से गया? अज्ञानता से जीत की बात कर रहे हैं हम, यहाँ बुराइयों से जीत की बात कर रहे हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का विवरण प्राप्त होता है। पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव थे, तथा अंतिम और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे। ये सभी क्या थे? क्षत्रिय थे। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ उनके प्रतीक भी होते थे। जैसे भगवान ऋषभ देव का प्रतीक सांड है, भगवान अजितनाथ जी का हाथी है, संभवनाथ जी का घोड़ा है, पार्श्वनाथ जी का सर्प है, और आखिरी तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का सिंह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका अलवर या नैनार। अलवर नैनार क्या है? तो दक्षिण भारत में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने वाले अलवर तथा नैनार संत होते थे। अलवर संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी, 63। आपको अच्छे से इसको अभी याद रखना है। जो अलवार संत होते थे वो विष्णु भक्त होते थे, जबकि नैनार संत क्या होते थे? शैव भक्त के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्थन को मोक्ष प्राप्ति का प्रत्यक्ष मार्ग बताया। इन्होंने समाज और धर्म में व्याप्त रूढ़ियों, कर्मकांडों की भर्त्सना की। जातिवाद, ऊंच नीच, अमीर गरीब, अछूत पांडित्य आदि को नकारा। ठीक है, पहली बात तो स्पष्ट रखनी है कि अलवार कौन होते हैं? विष्णु भक्त होते हैं। नयनार कौन होते हैं? शैव भक्त होते हैं। मतलब वो क्या होते हैं? विष्णु संप्रदाय को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं? शैव संप्रदाय के फॉलोवर होते हैं, पहली बात। अलवरों की संख्या 12 मानी गई है। नैनारों की संख्या कितनी है? 63 मानी गई है। ये लोग क्या करते हैं? तो एक पूर्ण मन से क्या करना? ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर से प्रेम करना, और मोक्ष प्राप्ति को क्या करना? अग्रसर होना। बस इतना ही काम इनके द्वारा किया गया। इन्होंने अपने उपदेशों तथा रचनाओं को अपनी स्थानीय भाषा में क्या किया, दिया। जो स्थानीय भाषा इनकी क्या थी? तमिल थी। क्या थी? स्थानीय भाषा तमिल थी। इसको भी याद रखना है आपको। अलवार तथा नैनार संतों में मुक्ता निम्न वर्ग के लोग भी आते थे। ये कुछ स्त्रियाँ भी इसमें क्या होती, शामिल होती, जैसे क्या हो गया? अंडाल हो गया। अलवार संतों में रामानुजाचार्य का विशिष्ट स्थान है, जिन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, जो कि क्या थी? सर्वसुलभ थी। ठीक है, तो अलवार संतों में अर्थात विष्णु भक्तों में सबसे प्रमुख कौन हुए? रामानुजाचार्य जी हुए। इस परंपरा में, अलवार नैनार परंपरा को रामानंद ने आगे बढ़ाया, जिनके शिष्यों में कबीर, नानक, सेना, रैदास आदि क्या है, निम्न जाति के लोग शामिल होते थे, जो सद्गुण एवं निर्गुण दोनों मार्गी रूप में निकल करके आते हैं। तो ये अलवर और नैनार की क्या थी? आपकी व्यवस्था थी। नेक्स्ट आता है आपका श्रेणी। प्राचीन भारत में व्यवसायी वर्गों को संस्था, श्रेणी या गिल्ड थी, जिनका विकास मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक हुआ, जब भारत का व्यापार और वाणिज्य उत्कर्ष पर पहुंचा था। ठीक है, तो क्या होता था? व्यापारियों का एक समूह होता था। व्यापारियों का क्या होता था? एक गिल्ड होता था, एक संगठन होता था। उसको हम क्या बोलते थे? श्रेणी बोलते थे, जो कि प्राचीन कालीन व्यवस्था थी। लेकिन उस व्यवस्था का जो सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है, वो कब देखने को मिलता है? मौर्य और मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। श्रेणी व्यवस्था में आमतौर पर गांव तथा शहरों में भी, जिसमें विशिष्ट व्यवसाय के लोगों का समूह होता था। निगम तथा पुग भी ऐसी ही श्रेणी व्यवस्था थी, जिनका स्थान विशेष से संबंध था। जैसे निगम शहर की संस्था, तथा युग गांव की संस्था थी। यहाँ संख्या नहीं, संस्था आएगा। ठीक है, निगम क्या थी? शहर की संस्था होती थी, जबकि पुग क्या होती थी? पुग क्या होती थी? यहाँ पे गांव की संस्था होती थी। और यह एक पेशे वालों की क्या होता था? संगठन होता था। तो यहाँ पे क्या है? जो श्रेणी होती थी, दो रूपों में निकल करके आती है, एक निगम और दूसरा पुग। जो निगम होता था वो शहर में काम करने वाली संस्था होती थी, व्यापारियों का समूह होता था। और जो पुग होता था वो गांव में काम करने वाली संस्था होती थी, व्यापारियों का समूह होता था। श्रेणियों के अपने नियम कानून होते थे, जिनमें प्राय राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता था। मुख्य रूप से यह संस्था आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी होती थी, परंतु अपनी सुरक्षा के लिए इनके पास सैनिक, अस्त्र शस्त्र, यातायात के साधन भी होते थे। इनकी बैंकिंग प्रणाली भी थी, जो शिल्पकारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती थी। धार्मिक क्रियाकलापों में भी इनका योगदान होता था। मंदसौर के इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, इनका वर्णन कहाँ मिलता है? तो मंदसौर के रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा मंदिर का प्रबंधन जैसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो जो मंदसौर अभिलेख है आपका, क्या है? मंदसौर अभिलेख है, वहाँ से क्या मिलता है? श्रेणियों की उपस्थिति की जानकारी मिलती है।
जैन धर्म के विकास में इस संस्था का विशेष योगदान था। कैसे? तो ये लोग क्या करते थे, जैन धर्म के विचारों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते थे, उनको क्या करते थे, प्रोपेगेट करते थे। नेक्स्ट आता है आपका इसमें विचार भूमि छिद्र विधान न्याय। भूमि उस व्यक्ति से नहीं छीनी जा सकती है, उस भूमि के वास्तविक स्वामी को उस पर कोई अधिकार नहीं रहता है, किंतु ऐसा अधिकार उस व्यक्ति पर लागू नहीं हो पाता जो उस स्थान का उपभोग या संपत्ति के वास्तविक स्वामी के एक मित्र अथवा रिश्तेदार के रूप में रहा हो। इसी प्रकार कोई राजमंत्री या कोई ज्ञानी ब्राह्मण किसी भी भूमि पर वैधानिक स्वायत्ताधिकार केवल इसीलिए नहीं रख सकता कि वह भूमि पर एक लंबे समय से कब्जा करके रखा हो। ठीक है। नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति दोनों के अनुसार यदि किसी संपत्ति का उपयोग 3 पीढ़ियों के द्वारा किया जा चुका है और चौथी पीढ़ी यहाँ पे चौथी पीढ़ी आएगा उसका उपयोग करने लगती है, तब उस भूमि में पड़े हुए जुड़े वैधानिक स्वायत्त अधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता और उस भूमि से उनसे नहीं छीना सकता। सामान्य सी बात यह है, इसको ऐसे समझिए कि अगर आपका किसी भूमि में क्या है, स्वामित्व है, अधिकार है, और ये जो स्वामित्व है, ये जो अधिकार है, वो दो तीन तीन से चार पीढ़ी से क्या है, निरंतर चला आ रहा है, तो फिर भले ही उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों या ना हो, तब भी वो हर स्थिति में वो भूमि क्या रहे, आपकी ही रहेगी, क्योंकि उस भूमि पर आप 3 से 4 पीढ़ियों से क्या है, निवासरत हैं। ठीक है। तो ये क्या था, आपका भूमि छिद्र अथवा विधान न्याय के रूप में जाना जाता है। फिर आता है कर या विष्टि। कर का मुख्य आशय क्या होता है, राजस्व से है, जो प्राचीन काल में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे उत्तर वैदिक काल में उसको भाग के नाम से जानते थे, मौर्य काल में उसको प्रणय के नाम से जानते थे, गुप्त काल में उसको उद्रक या उपरिक के नाम से जाना जाता था। तो ये कर क्या है, होता है आपका राजस्व व्यवस्था का भाग होता है, रेवेन्यू होता है ये। कर की प्राप्ति मुख्य रूप से भू राजस्व से होती थी, जिस शासक वर्ग स्वयं को भूमि का स्वामी होने के बदले इसे क्या है, किसानों से वसूलते थे। भू राजस्व क्या होता है, भूमि पर वसूला जाने वाला कर, या भूमि से होने वाली उपज पर वसूला जाने वाला कर। ठीक है। जैसे क्या होता था आपका परमानेंट सेटलमेंट वगैरह के तहत जो क्या था आपका स्थायी बंदोबस्त वगैरह जो चलता था पहले अंग्रेजों के ज़माने में, वो सब क्या था, भू राजस्व नीतियाँ होती थी। सामंत काल में भू राजस्व की वसूली सरदार करते थे। अन्य करों में चुंगी कर, सिंचाई कर, यातायात कर आदि क्या है, लगाया जाता था। यहाँ पे यातायात आएगा, यातायात कर आदि क्या है, आरोपित किए जाते थे। विष्टि मुख्यतः क्या होता था, अब ये तो कर हो गया, अब आता है विष्टि। विष्टि क्या था, तो विष्टि मुख्यतः गुप्त काल में प्रचलित हुई, जिसका उपयोग राजा, सामंत, भूमिपति, सरदार तथा अन्य कुलीन वर्गों के द्वारा किया जाता था, या ऐसी प्रथा थी जिसमें बिना पारिश्रमिक चुकाए श्रम क्या है, लिया जाता था। मुख्यतः बड़े भूस्वामी अपने रैयतों से अपनी भूमि पर बेगार कराते थे। यह प्रथा आधुनिक काल तक चलती रही। साहूकार और कंपनियां भी शिल्पियों कारीगरों से विष्टि लिया करते थे, जिसे स्वतंत्र भारत के संविधान के द्वारा शोषण करके रोक लगा दी गई। ठीक है। तो मुक्त ये क्या हो जाता है आपका, राजा, भूमिपति, सामंत, सरदार आदि द्वारा लिया जाने वाला एक कर था। यह एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बिना पारिश्रमिक चुकाए श्रम लिया जाता था। मुख्यतः बड़े भूस्वामी रैयत अपनी भूमि पर बेगार करवाते थे। ठीक है। और यह प्रथा आधुनिक काल तक चलती रही। बाद में क्या कर दिया गया, बेगारी पे बैन लगाया गया। कैसे बैन लगाया गया, तो आपका जो आर्टिकल 24 है वो क्या करता है, आर्टिकल 23 और 24 क्या करता है, बेगारी और बाल श्रम पे क्या लगाता है, बैन लगाता है। हम बात करते हैं भोग और भाग की। तो जिस भूमि पर राजा द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है, उस पर सिंचाई कर लिया जाता है, सिंचाई कर लिया जाता है। ठीक है। इरिगेशन टैक्स लिया जाता था, जो क्या कहलाता था, आपका भाग कहलाता था। यह उपज का 1/10वां भाग होता था। यह उपज का क्या होता था, 1/10 होता था, 1/10वां भाग होता था। यदि कृषक अपनी भूमि पर साग सब्जी जैसे विशिष्ट उत्पाद लगाता था, तो उसमें भी राजा का हिस्सा देना पड़ता था। इसे क्या कहते थे, भोग कहते थे। तो दो चीज़ें होती हैं, पहला क्या होता है, भाग, दूसरा होता है भोग। भाग क्या होता है, सिंचाई कर होता है। भाग क्या होता है, सिंचाई कर होता है, जो कि क्या कितना वसूला जाता था, 1/10वां भाग वसूला जाता था, 1/10 वसूला जाता था। फिर आता है भोग। भोग क्या होता है, तो वो चीज़ होती है जैसे क्या होता है आपका, जायद की फसलें होती हैं, फल सब्जी फूल वगैरह लगाया जाता है, तो उसको क्या करता था राजा, उसमें भी क्या करता था, अपना हिस्सा वसूलता था। इसको क्या बोलते हैं, भोग बोलते थे। फिर आता है आपका स्त्री धन। तो हिंदू विवाह संस्कार में स्त्री धन का भी प्रचलन था, जो कि किसी भी पुत्री को उसके पिता, भाई या अन्य परिजनों द्वारा उपहार स्वरूप मिलता था। उस धन पर केवल स्त्री का ही अधिकार बनता था। ऋग्वेद और महाभारत में हुए स्त्री धन महाभारत में जुए में स्त्री धन के लगाने का प्रमाण मिलता है, जिसकी स्मृतिकारों ने क्या है, निंदा भी की है। स्मृतिकारों ने स्त्री धन के उत्तराधिकारी की अलग अलग व्याख्या की है। समानता इस पर पुत्री का अधिकार माना जाता था। आपदा काल में इसका प्रयोग करना उचित समझा जाता था।
स्त्री द्वारा इसका प्रयोग पति की आज्ञा अनुसार ही किया जाता था। यह धन स्वेच्छा से दिया जाने वाला धन होता था। कालांतर में इसको प्रथा इस प्रथा को दहेज के रूप में प्रचलित हो गई, जिसने एक विकृत पारंपरिक रूप धारण कर लिया। सामान्य सा क्या होता है, पिता द्वारा अथवा भाई द्वारा अथवा परिजनों द्वारा स्त्री को क्या किया जाता है, कुछ उपहार दिया जाता है, कुछ गिफ्ट दिया जाता है। वो क्या कहलाता है, आपका स्त्री धन कहलाता है। उस स्त्री धन का प्रयोग जनरली आपदा काल में पति की आज्ञा के अनुरूप किया जाता था। ये व्यवस्था धीरे धीरे क्या होती गई, आपकी सुदृढ़ होती गई, और इसी व्यवस्था ने क्या कर लिया, दहेज प्रथा का रूप ले लिया। फिर आता है आपका स्मारक प्रस्तर या पत्थर। तो स्मारक प्रस्तर में किसी भी स्मृति में पत्थर की शिला को स्थापित किया जाता था। प्राचीन काल में यह स्मृति लिपिबद्ध की जाती थी, परंतु बाद में स्मारक पत्थर राजाओं देवी देवताओं की मूर्ति के साथ जोड़ी जाने लगी। संगम युग में वीरों की स्मृति में भी स्मारक प्रस्तर लगाए जाते थे। मौर्य राजा या अशोक ने अपने राज्य देशों में प्रजा के लिए स्मारक प्रस्तर क्या है, खुदवाए थे। तो राजा क्या करता था, जनरली अपने संदेश देने के लिए, राजा अपने संदेश अथवा आदेशों को देने के लिए क्या करता था, स्मारक पत्थर अथवा प्रस्तरों को क्या करवाता था, लगवाता था। उनमें क्या करवाता था, अपने संदेशों को लिखवा करके, आदेशों को लिखवा लिखवा करके जगह जगह उनको क्या किया जाता था, आरोपित करवाया जाता था, लगाया जाता था। कालांतर में कुषाण, गुप्त, हर्ष आदि राजाओं ने भी स्मारक प्रस्तर लगवाए, जिसमें उनके वंश, कालक्रम, कार्य, उपदेश आदि के संदर्भ में क्या है, जानकारी लिखी होती थी। वास्तव में ये पुरातात्विक साक्ष्यों के प्रमुख अंग हैं, जो वर्षों के बाद भी अपने अस्तित्व को बचाए रखे हुए हैं। अग्रहार क्या होता है, प्राचीन काल में राजाओं और भूस्वामी द्वारा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी, आपकी अग्रहार कहलाती थी। यह कर मुक्त भूमि होती थी, जिस पर प्राप्तकर्ता का संपूर्ण क्या होता था, अधिकार होता था। प्राचीन काल में राजा और भूस्वामी द्वारा ब्राह्मणों को कुछ जमीन में क्या है, दान में दी जाती थी। उस ब्राह्मणों को जमीन में दी गई भूमि को क्या कहते थे, अग्रहार कहते थे। इस पे किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं वसूला जाता था। कौन सा कर, भू राजस्व कर जो होता है, वो अग्रहार भूमि से कभी भी वसूला नहीं जाता था। वो पूर्ण रूप से कर मुक्त होती थी। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि ये भूमि क्या हो जाती थी, पूर्ण रूप से जिस ब्राह्मण को दी गई है उस ब्राह्मण की पूर्ण रूप से हो जाती थी। इसमें राजा का अधिकार क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। यद्यपि पहले यह ब्राह्मणों को प्राप्त होती थी, परंतु बाद में धार्मिक संस्थानों, मंदिरों तथा अन्य लोगों को भी ये भूमि दी जाने लग गई। अग्रहार दान की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन काल में शुरू हुई। इस प्रकार के दान का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, धर्म को बढ़ावा देना, परंतु कालांतर में इसने सामंतवाद के विकास को बढ़ावा दिया। तो ये क्या हो जाता है, आपका अग्रहार। फिर आता है आपका आईने दहसाला। आईने दहसाला क्या था, तो यह मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था थी। भू राजस्व व्यवस्था क्या होती है, जब क्या किया जाता है, कृषि योग्य भूमि से उपज के बदले में क्या किया जाता है, आपका कुछ कर वसूला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, भू राजस्व कर व्यवस्था कहते हैं। अकबर के शासनकाल में इस आईने दहसाला व्यवस्था का राजा टोडरमल द्वारा विकास किया गया था। अकबर के शासनकाल में 1571 से लेकर के 1580 तक 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का औसत निकाल करके आईने दहसाला प्रणाली को लागू किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल किए जाने वाले लगान का करीब 10 वर्षों का औसत निकाल करके उसे औसत का एक तिहाई भू राजस्व के रूप में क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। कितना वसूला जाता था, 1/3 वसूला जाता था। औसत कितने में निकलता था, 10 वर्षों में निकाला जाता था। ये व्यवस्था कब से कब तक रही, 1571 से 1580 के आंकड़ों के आधार पर 10 वर्षों के लिए पहली बार लागू की गई थी। बाद में ये व्यवस्था क्या हो गई, अकबर के रहने तक कंटिन्यू रही। फिर आते हैं परगना क्या होता है। तो मुगल बादशाहों ने अपने विशाल साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा था। संपूर्ण साम्राज्य सूबों में विभाजित था। अकबर काल में इनकी संख्या 15 थी। सूबों का विभाजन परगना में किया गया था, जिसके अंतर्गत कई सरकार और जिले क्या है उसके तहत समाहित होते थे, उसके तहत आते थे। परगना की शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सिकदार का था। परगना स्तर पर राजस्व का कार्य क्या है, आमिल नामक व्यक्ति करता था। तो मुगल बादशाह ने क्या किया, वो अपने पूरे साम्राज्य को कई हिस्सों में बांट दिया। ये जो कई हिस्से बटे, ये क्या कहलाए, परगना कहलाए। अर्थात ऐसा समझ लिए कि ये पूरा भारतवर्ष है, इसको कई राज्यों में बांटा गया है। तो ये एक राज्य क्या कहलाता है, परगना। दूसरा राज्य दूसरा परगना, तीसरा राज्य तीसरा परगना। संपूर्ण राज्य सूबों में विभाजित था। और सूबों में अकबर काल में इनकी संख्या क्या होती थी, 15 होती थी। सूबों का विभाजन क्या किया जाता, परगना में किया जाता था। इसको ऐसे समझिए
कि पूरे भारत को क्या किया गया, पूरे भारत को कुछ हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, ये जो कुछ हिस्से बनाए गए, आपके सूबे बना दिए गए। ऐसे सूबों की संख्या कितनी होती थी, 15 होती थी। और प्रत्येक सूबे को क्या किया जाता था, आपके परगनों में बांटा जाता था। अर्थात क्या हो जाता था, स्टेट के अंदर की यूनिट जो रहेगी, प्रशासनिक यूनिट, उसको क्या बोलेंगे, परगना बोलेंगे। परगना की शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो दायित्व था वो किसका होता था, सिकदार का। और वहाँ पे राजस्व कार्य संभालने का दायित्व किसका होता था, आमील का। तो शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा, सिकदार। भू राजस्व कौन वसूलेगा, आमील। अकबर द्वारा जब्ती प्रणाली को परगना स्तर पर ही लागू किया गया था, जिसका मुख्य कार्य राजस्व का कार्य आमील ही देखता था। जब्ती प्रणाली भी लागू थी। परगना स्तर पर कानून की देखभाल कानून को देखता था। फातेदार, फौजदार, खजांची तथा कारकुन भी परगना स्तर के क्या होते थे, कर्मचारी होते थे। तो कानून को क्या देखता था, कानून व्यवस्था की देखभाल करता था। इस प्रशासनिक इकाई का ढांचा शेर शाह ने शुरू किया था, जिसमें थोड़ी फेरबदल के बाद इसे मुगलों ने अपने राज्य में लागू किया, अपनाया था। तो ये परगना था। अब आते हैं सहनाई मंडी। सहनाई मंडी क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था में सहनाई मंडी के एक प्रमुख अधिकारी था, जो बाजार मूल्य, व्यापारियों की गतिविधि, मापतौल, वस्तु की किस्म आदि बाजार गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था, जो दीवाने रियासत के अंतर्गत क्या है, कार्य करते थे। इसके अंतर्गत वे बाजार का निरीक्षण किया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति को सफल बनाने में इस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। सराय अदल में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण रखने में सहनाई मंडी की भूमिका भी प्रमुख रहती है। तो सहनाई मंडी क्या था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनी बाजार नियंत्रण नीति के तहत स्थापित की गई एक क्या होती थी, मंडी होती थी, बाजार होता था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी कौन कहलाता था, प्रमुख अधिकारी होता था सहनाई मंडी। ठीक है, इसके तहत क्या होता था, बाजार मूल्य, व्यापारियों की गतिविधि आदि चीज़ों को नियंत्रित करने का क्या किया था, काम किया जाता था। ठीक है, तो सहनाई मंडी और सराय अदल, ठीक है, यहाँ पे जो सराय अदल में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण रखने में सहनाई मंडी क्या होती थी, महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ठीक है, तो ये क्या होता था, आपका अलाउद्दीन खिलजी था, उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित करी, जिसके तहत सराय अदल की स्थापना करी। सराय अदल क्या था, बाजार था, और इस बाजार को नियंत्रित करने वाला अधिकारी कौन होता था, सहनाई मंडी। सहनाई मंडी क्या है, इस बाजार को नियंत्रित करने वाला अधिकारी होता था। महलवाड़ी आते हैं। महलवाड़ी क्या था, तो महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। इस प्रस्ताव को 1822 के रेगुलेशन द्वारा क्या किया गया, कानूनी रूप प्रदान किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% हिस्सा शामिल होता था। ऐसे समझिए इसको कि महलवाड़ी व्यवस्था एक भू राजस्व नीति थी। क्या थी ये, भू राजस्व नीति थी। महल का मतलब क्या होता है, गांव। महल का मतलब क्या होता है, गांव। अर्थात क्या किया था, पूरे गांव को एक यूनिट माना जाता था, एक इकाई माना जाता था, और सब किसानों से अलग अलग कर वसूल ना करके सभी किसानों द्वारा सभी किसानों से एक साथ कर वसूला जाता था, गाँव की एक यूनिट के रूप में। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं कि इस गाँव में मान लो 50 घर हैं, सबका अपना अपना अलग अलग उत्पादन होता होगा। मतलब ये 10 रुपये टैक्स देगा, ये 12 रुपये देगा, ये 50 रुपये देगा, ये 20 रुपये देगा, इस टाइप से। ठीक है, और उसमें क्या होगा, जो कंपनी रहती थी उस समय, वो क्या करती थी, अपना टैक्स वसूलती थी। लेकिन अगर यदि कैसा कर दिया जाए कि हम इन प्रत्येक घरों से अलग अलग टैक्स वसूल ना करके क्या बोले कि इस पूरे गाँव से हमको क्या चाहिए, 15,000 रुपये हर माह टैक्स आना चाहिए, खत्म। यहाँ कौन कितना उत्पादन कर रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, हमको 15,000 रुपये टैक्स चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो ये जो गांव होता था इसको क्या बोला जाता था, महल बोला जाता था। क्या बोलते हैं, महल बोलते थे। ठीक है, ये जो व्यवस्था थी हॉल्ट मैकेंजी लेकर आया, 1822 में लेकर के आया। 30% भारत, मतलब उस समय का जो ब्रिटिश भारत था उसके 30% हिस्से पे इसको लागू किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, एमपी, पंजाब ये व्यवस्था लागू देखने को मिलती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का समझौता ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरे महाल के साथ किया जाता था। ठीक है, वही महाल मतलब गांव के साथ किया जाता था। हिंद स्वराज, ये पता है आपको, ये क्या थी, गांधी की पुस्तक थी, 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे गांधी ने अपने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखा था। यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रसारित हुई, जिसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। ठीक है, तो ये क्या थी, हिंद स्वराज गांधी की अपनी क्या थी, पुस्तक थी, जिसमें उनने अपने क्या है, विचारों को अपने जो यात्रा के दौरान क्या है उसको लिखा था, उसमें प्रस्तुत किया था। फिर आता है वाणिज्यवाद या वणिकवाद। क्या होता है, तो वाणिज्यवाद एक आर्थिक सिद्धांत है जो 1500 से 1800 के बीच यूरोपीय देशों में लोकप्रिय हुआ। वाणिज्यवाद का शब्द आविष्कार इंग्लैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किया, जिसके सिद्धांत में मूल रूप से क्या था, राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। इसमें सोने चांदी के टुकड़े, जिसे बुलियन कहते हैं, कि संग्रह पर बल दिया जाता है, जिसे राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का आधार माना जाता है।
इसके लिए वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन तथा आयात को, यहाँ पे आप नहीं आएगा, यहाँ पे आयात आएगा, आयात को निरुत्साहित किया जाता था, क्योंकि वस्तुओं के निर्यात के बदले दूसरे देशों में बहुमूल्य वस्तुओं को, धातुओं को क्या है, प्राप्त करना था। इसी सिद्धांत के तहत यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों की स्थापना करी थी। सामान्य सा क्या सिद्धांत है, एडम स्मिथ द्वारा क्या है सिद्धांत दिया गया, 1500 से 1800 तक ये सिद्धांत यूरोपीय देशों में चला। इसके तहत क्या किया जाता था, सोने चांदी के टुकड़े, जिसे बुलियन कहते हैं, उनके संग्रह पर बल दिया जाता था, और इनके संग्रह के लिए क्या किया जाता था, यूरोपीय देशों द्वारा दूसरे देशों पर नियंत्रण किया जाता था। दूसरे देशों के प्राकृतिक संसाधनों को क्या किया जाता था, उत्खनन करके अपने अपने देश में लेकर के वो चले जाते थे। ऐसा ही काम उनने भारत में भी किया। जब भारत में क्या देखने को मिलता है आपको, कि अंग्रेज यहाँ से क्या कर रहे थे, जितनी भी बहुमूल्य धातुएं थी उनका उत्खनन करके अपने देश में लेकर के जा रहे थे। तो ये क्या होता है, वाणिज्यवाद का सिद्धांत होता है। और वाणिज्यवाद के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ, उपनिवेशवाद की स्थापना हुई। फिर आता है आपका आर्थिक राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीयता। तो आर्थिक राष्ट्रवाद अपने देश के हित में आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना ही है, जिसका उपयोग यूरोपीय देशों ने अपने देश के मालों को आर्थिक लाभ कमाने के लिए क्या किया, प्रयोग किया था। तो आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, अपने आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना अपने स्तर पर। दूसरी ओर अपनी नीति द्वारा अन्य देश के व्यापार और वाणिज्य को नष्ट करने का काम किया गया, अर्थात भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय आरंभिक कांग्रेस के नेता दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रारंभ किया गया, जिन्होंने अपनी रचना इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में अपने देश के आर्थिक हितों को ब्रिटेन द्वारा चोट पहुंचाने को उजागर किया, जिससे लोगों को राष्ट्रीय चेतना क्या हुई, आर्थिक राष्ट्रीय चेतना क्या हुई, उनकी जागृत हुई। यहीं से भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय होता है। यहाँ पे अधिक नहीं आएगा, आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इन्हें दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। तो आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, अपने आर्थिक नीतियों, अपने आर्थिक हितों को क्या करना, संरक्षित करना। ठीक है, अपने आर्थिक हितों को क्या करना, संरक्षित करना। और उसमें क्या क्या है, जो प्रमुख योगदान देखने को मिलता है, प्रारंभिक योगदान, वो दादा भाई नौरोजी का देखने को मिलता है। फिर आता है आपका खिलाफत क्या है। तो हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद अपने शिष्यों में उत्तराधिकार को लेकर के बंटवारा हुआ। सर्वप्रथम अबू बकर अल खलीफा ने खलीफा बना, अबू बकर खलीफा बना। इस खलीफा के शासन को ही खिलाफत कहा गया। खिलाफत क्या हो गया, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। अबू बकर जो था वो पहला खलीफा बनता है। खलीफा के शासन को खिलाफत कहा जाता है। खिलाफत मुख्यतः खलीफा की आध्यात्मिक सत्ता को ही क्या है, खिलाफत कहते हैं। मध्यकाल में सुल्तानों द्वारा ही अपनी सत्ता की वैधानिकता प्राप्त करने के लिए खलीफाओं से मंजूरी क्या है, प्राप्त करना पड़ता था। यहाँ मंजूरी आएगा, मिस टाइपिंग है थोड़ी सी, कुछ जगह मिस टाइपिंग है। मंजूरी करना पड़ता था, प्राप्त करना पड़ता। विश्व के सभी मुस्लिम शासकों द्वारा यह परंपरा अपनाई जाती थी। खिलाफत को मंगोलों द्वारा नष्ट कर दिया गया। आधुनिक काल में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की में खलीफा का शासन पुनः समाप्त कर दिया गया, जिसके विरोध में भारतीय मुसलमान वर्ग में भी खिलाफत आंदोलन किया। ठीक है, तो खिलाफत क्या होता है, सामान्य सा खिलाफत एक खलीफा का बना हुआ क्या होता है, खिलाफत एक सिद्धांत है। खिलाफत क्या है, एक सिद्धांत है, वाद है, जो कि किससे संबंधित है, खलीफा के पद से संबंधित है। जो किससे संबंधित है, खलीफा के पद से। पहला खलीफा कौन था, अबू बकर था। पहला खलीफा कौन था, अबू बकर था, जो कि क्या होता है, इस्लाम की आध्यात्मिक सत्ता का परिचायक होता है। किसका सत्ता का, इस्लाम की आध्यात्मिक सत्ता का परिचायक होता है। इसके तहत क्या किया जाता है, अगर हम बात करें तो मुस्लिम शासक क्या करते हैं, खिलाफत के तहत या खिलाफतवाद के तहत क्या करते हैं, अपने खलीफा से शासन करने के लिए परमिशन लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन आदि आदि शासकों ने क्या किया, खलीफा से मंजूरी लेते थे शासन करने के लिए। ये जो खिलाफत का जो पूरा पद होता है, इसको पहले किसने समाप्त कर दिया था, मंगोलों ने समाप्त कर दिया था। बाद में ये पुनः इस्टेब्लिश हुआ, तो जिसको फिर फाइनली किसने समाप्त कर दिया, ध्रुवीय राष्ट्रों ने समाप्त कर दिया। किसके समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय। उसी के कारण क्या हुआ था, भारत में खिलाफत आंदोलन चालू हुआ था, जिसकी प्रमुख मांग क्या थी कि तुर्की में क्या किया जाए, खलीफा के पद को पुनः स्थापित कर दिया जाए। और खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने का सिद्धांत कहीं पुनः वापस उठा नहीं। क्यों, क्योंकि तुर्की में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कमाल पाशा की सरकार बनती है, और कमाल पाशा उस पद को वैधानिक रूप से पुनः क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। बाद में क्या होता है, आईएसआईएस के लड़ाके क्या है, खलीफा बन जाते हैं। कई सारे लोग उसमें उभर करके आते हैं। खैर,
सुलह कुल पे चलते हैं हम। तो यह अकबर द्वारा अपनाई गई शांति की नीति थी, जिसका प्रतिपादन उसके दरबारी अबुल फजल तथा फैजी द्वारा किया गया था। अच्छे से याद रखना है किसने किया था, अबुल फजल और फैजी ने इस नीति का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया, अकबर ने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसमें ईश्वर प्रदत्त सभी सुविधाएं किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं है। उसी तरह बादशाह के उत्तम शासन का लाभ भी सभी को प्राप्त होना चाहिए, तभी वह न्यायप्रिय शासक माना जाएगा। अर्थात सुलह कुल की नीति सभी प्रजा के लिए शांति और सद्भाव के लिए क्या है, अपनाया जाना चाहिए। तो सुलह कुल की नीति क्या थी, अकबर द्वारा अपनाई गई। इसके तहत कौन, इसका विकास किसने किया, अबुल फजल और फैजी ने किया। जिसकी सामान्य सिद्धांत क्या था कि सभी प्रजा के लिए शांति और सद्भाव अपनाया जाना चाहिए, और राजा जो बादशाह जो रहेगा वो सभी प्रजा के साथ क्या करेगा, समान व्यवहार करेगा, न्यायप्रिय होना चाहिए। इस नीति के अनुसार बादशाह भी ईश्वर का प्रतिरूप माना गया। इस नीति का अनुसरण करते हुए अकबर ने धार्मिक नीति अपनाई। इसका मुख्य उद्देश्य शिया सुन्नी, हिंदू मुस्लिम जैन आदि आदि में क्या करना, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना होता था। तुर्कान चहलगामी आता है, आपको पता है इसके बारे में पहले से थोड़ी सी जानकारी। सल्तनत काल में इस गुट की निर्णायक भूमिका होती थी। किस चीज़ में निर्णायक भूमिका, सत्ता के संचालन में निर्णायक भूमिका, राजा के निर्धारण में निर्णायक भूमिका। तुर्कान चहलगामी जो 40 तुर्क सरदारों का गुट होता था, इसकी स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रशासन में उनकी सहायता प्राप्त करना था। इन तुर्क आमिरों के पास सैन्य शक्ति भी क्या होती थी, मौजूद होती थी। इल्तुतमिश की सत्ता स्थापना और सुदृढ़ीकरण में इन तुर्क सरदारों का सहयोग रहा, परंतु उसकी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान को चहलगामी के विरोध का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे इनकी शक्ति इतनी बढ़ती चली गई कि दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान की सत्ता को चुनौती देने लग गए, और आखिरकार बलबन जब सुल्तान बनता है तो इस गुट को क्या कर देता है, वो हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। तो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया, तो क्या कौन सा आपका तुर्कान चहलगामी जो दल था, बलबन द्वारा क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया जाता है। जो कि 40 सरदारों का क्या होता था, 40 तुर्क सरदारों का एक क्या होता था, समूह होता था, गुट होता था। फिर आता है आपका वतन क्या होता है। तो मुगल काल में आनुवंशिक जमींदारों को सामान्य रूप से दी जाने वाली भूमि को जागीरे वतन कहा जाता था। अर्थात यह मुगल काल में हिंदू राजाओं को प्रदत्त एक प्रकार की जागीर थी, जो वंशानुगत होती थी। ठीक है, किसको दी जाती थी, आनुवंशिक जमींदारों को सामान्य रूप से दी जाने वाली भूमि को हम क्या कहते थे, जागीरे वतन कहते थे। ठीक है, यह हिंदू जमींदारों को वेतन के रूप में दी जाती थी, और इसका हस्तांतरण क्या है, कभी नहीं होता था। इसके बदले जमींदार मुगलों को सर्वोच्चता स्वीकार करते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सैनिक सहायता प्रदान करते थे। तो ये क्या है, जागीरे वतन एक ऐसी भूमि होती थी जो मुगल शासकों द्वारा हिंदू आनुवंशिक शासकों को प्रदान की जाती थी। ये गैर हस्तांतरणीय होती थी, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित नहीं जाएगी, नहीं होगी। और इसमें एक बंधन ये होता था कि इस प्रकार के जो लोग होते थे, जागीरे वतन लेने वाले जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, मुगलों की सर्वोच्चता स्वीकार करते थे और उन्हें सैनिक सहायता प्रदान करते थे। फिर आता है आपका बलूता। तो मध्यकाल में पश्चिम भारत और दक्कन में प्रचलित एक प्रणाली थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार के अनाज तथा फल फूल के उत्पाद का एक निश्चित हिस्सा, जिसे बलूता कहा जाता था, लगभग 12 ग्रामीण सेवकों तथा शिल्पकारों के जीवन निर्वाह के लिए निर्धारित किया जाता था। इन सेवकों तथा शिल्पकारों को बलूतादार कहते थे। क्या कहते थे, बलूतादार कहा जाता था। फिर आते हैं तकावी। तकावी को हम क्या है, तकावी ऋण के नाम से भी जानते हैं। मध्यकाल में उद्यमी वस्तु निर्माण और विशेषकर कपड़ों के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल जुटा सकने में समर्थ होता था। कृषि के प्रसार और सुधार के लिए मुगल राज्य किसानों को प्रोत्साहन और ऋण भी क्या करते थे, प्रदान करते थे। ये जो प्रोत्साहन राशि और ऋण प्रदान किया जाता था, इसी को क्या बोलते थे, तकावी बोलते थे। यहाँ पे वी आएगा, तकावी बोला जाता था। सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात एमबीटी के द्वारा कृषि को प्रोत्साहन देने तो किसानों को तकावी ऋण क्या है, प्रदान किया गया था, जिसे क्या कहा गया था उस समय, सौंधर कहा गया था। क्या कहा गया था, सौंधर के नाम से उस समय कालखंड में जाना गया था। ठीक है, तो क्या किया जाता था, कृषि सुधार के लिए और व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए मुगल राज्य द्वारा जो किसानों को सहायता प्रदान की जाती थी, उसको क्या बोलते थे, तकावी बोलते थे। फिर आता है आपका इक्ता क्या होता है। तो इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली प्रारंभ की गई, जिसका अर्थ धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना था। धन के स्थान पर किसके रूप में हम प्रदान करेंगे भूमि, तनख्वाह के रूप में। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भारत से बाहर
फारस क्षेत्र तथा पश्चिमी एशिया में हो चुकी थी। भारत में पहली इकता मोहम्मद गौरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी हरियाणा क्षेत्र के इकतादार के रूप में नियुक्त करके की गई थी। तो मोहम्मद बिन गौरी ने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को पहला इकतादार के रूप में नियुक्त किया था। ये क्या होता है, एक ऐसी प्रणाली थी इसमें क्या है, धन के स्थान पर कुछ भूमि प्रदान कर दी जाती थी और उसको उस भूमि का क्या दिया जाता था, एक तरीके से स्वामित्व प्रदान कर दिया जाता था। यही एकता व्यवस्था आगे चलकर किसमें कन्वर्ट होती है आपकी, एक जो पूरी सामंती व्यवस्था चल रही थी उस समय की, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। जजिया में आते हैं। जजिया क्या था, तो सर्वप्रथम जजिया कर अरबों द्वारा लगाया गया था। यह शरीयत में वर्णित 4 प्रमुख कर कौन कौन से, खुम्स, जजिया, जकात तथा खुम्स, जजिया, जकात तथा उपज में से क्या है, एक है जजिया तथा खुम्स, दोनों धर्मनिरपेक्ष कर थे जो गैर मुसलमानों से क्या है, वसूल किए जाते थे। खुम्स और जजिया किससे वसूल किए जाते थे, गैर मुसलमानों से। जजिया का अर्थ मुआवजा होता है, जिनसे क्या है वसूल किया जाता था, वे क्या कहलाते थे, जिम्मी कहलाते थे। अर्थात जजिया वसूला किनसे जाता था, गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। तो जिनसे वसूला जाता था उनको क्या बोलते थे, जिम्मी बोलते थे। इनकी वसूली का आधार सुरक्षा प्रदान करना था। जो लोग सैनिक सेवा नहीं देते थे उनकी सुरक्षा का भार मुसलमानों पर था या राज्य पर था, अतः उनकी सुरक्षा के एवज में जजिया क्या है, वसूल किया जाता था। ब्राह्मण, स्त्री, बच्चों तथा अनाथ, अंधों, विधवा आदि से यह कर नहीं लिया जाता था। अकबर ने जजिया कर 1564 में हटा दिया, जिसे पुनः औरंगजेब ने 1679 में लागू कर दिया था। तो ये क्या था, आपका जजिया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जजिया संग्रहण का कार्य ब्राह्मण वर्ग द्वारा ही संपादित किया जाता था, अना उन्हें जजिया से मुक्त रखा जाता। तो ये इतिहासकारों के अपने मत थे अलग अलग उसमें जजिया को लेकर के। जक़ात में आते हैं। जक़ात क्या था, तो जक़ात इस्लाम में एक प्रकार का दान देना होता है, जिसको धार्मिक रूप से जरूरी और कर के रूप में देखा जाता है। कुरान के अनुसार सलात या नमाज के बाद जक़ात का ही क्या है, मुकाम है। इस्लाम धर्म के अनुसार जक़ात 5 मूल स्तंभों में से एक माना जाता है, जो हर एक मुसलमान को अपने जक़ात की क्या है, अदायगी के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। तो क्या है, जो टोटल कुरान में वो बताए गए हैं, टैक्स सिस्टम बताए गए, उनमें से दूसरा क्या था आपका, जक़ात था, जो मुसलमानों से वसूल किया जाता था। तीसरा अगली चीज़ आती है आपकी इसमें, मदद मास। मदद मास क्या है, तो शासकों द्वारा शिक्षा, धर्म, विद्वान आदि को पोषण देने के लिए जो भूमि दान की जाती थी उसे मध्यकाल में मदद मास कहा जाता था। मतलब जो शिक्षा प्रदान कर रहा है, जो धार्मिक कार्य कर रहा है, जो विद्वान हैं, उन लोगों को क्या है, कुछ सहायता प्रदान की जाती थी। उस सहायता को क्या बोलते थे, वो सहायता भूमि के रूप में प्रदान की जाती थी, उस भूमि को बोलते थे मददे मास। प्राचीन काल में इसे अग्रहार के नाम से जाना जाता था, जो कि किसने चालू किया था, सातवाहनों ने चालू किया था। किसने चालू किया था, सातवाहनों ने चालू किया था। किसको देना, पंडित और ब्राह्मणों को देना चालू किया था। बाद में व्यवस्था व्यवस्था का विस्तार करके मंदिरों को भी देने लग गए थे, गांवों को भी देने लग गए थे, आदि आदि। ठीक है, तो अग्रहार प्राचीन काल में इसे अग्रहार नाम से जाना जाता था। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने मध्य मास भूमि का क्या किया, वितरण किया। मुख्यतः परती भूमि जो कृषि योग्य थी, परंतु इस पर कृषि कार्य नहीं होता था, को दान के रूप में क्या है, प्रदान किया जाता था। तो जो भूमि परती पड़ी हुई है, जिसमें कृषि तो हो सकती है पर हो नहीं रही है, की नहीं जा रही है, ठीक है, भूमिग्राही का उस भूमि के राजस्व पे क्या होता था, अधिकार होता था। पूरा स्वामित्व आ जाता था भूमि स्वामी के पास। राज्य द्वारा वहां से अपना हिस्सा नहीं मांगा जाता था। अधिकांशतः वह भूमि वापस नहीं ली जाती थी, परंतु अलाउद्दीन खिलजी के काल में इन भूमियों को खालसा भूमि में परिवर्तित करने का कुछ अपवाद अवश्य मिलता है। ठीक है, तो भूमि में खालसा भूमि क्या होती है, तो वो जो भूमि जो राज्य के नियंत्रण में होती है उसको क्या बोलते हैं हम, खालसा भूमि। वो भूमि जो राज्य के नियंत्रण में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, खालसा भूमि के रूप में जानते हैं। फिर आते हैं अमरम। अमरम क्या है, तो अमरम भूमि भी एक प्रकार की दान भूमि थी, जो विजयनगर शासकों द्वारा अपने सेनानायकों को प्रदान की जाती थी। एकता प्रणाली की तरह ही वेतन के बदले में अधिकारियों को भूमि के राजस्व प्रदान किए जाते थे। इसके राजस्व में सेनानायक एक सैन्य टुकड़ी क्या है, रखता था। एकता व्यवस्था में भी तो यही चल रहा था ना, कि किसी व्यक्ति को क्या किया जाता था, सल्तनत काल के शासकों द्वारा अथवा मुगल काल के शासकों द्वारा क्या किया जाता था, भूमि प्रदान कर दी जाती थी, उसकी सेवा के बदले भूमि प्रदान की जाती थी, और वो उसके बदले क्या करता था, सैनिक सहायता प्रदान करता था। यही व्यवस्था क्या चल रही थी, अमरम के रूप में पहले चल रही थी विजयनगर साम्राज्य में। अमरम भूमि का उपयोग करने के कारण
जो अमर भूमि का उपयोग करता था उसको क्या बोलते थे, अमर नायक कहा जाता था। अमर नायकों की स्थिति सैनिक सामंत जैसी होती थी, जो केंद्रीय राजस्व का अंश चुका करके उस भूमि पर अपना प्रशासनिक और सैनिक नियंत्रण रखते थे। राज दरबार में सेवा के लिए होते थे। केंद्रीय राजस्व का अंश चुका करके मतलब कि समझो इस क्षेत्र से, इस अमरम से क्या हो रहा है, 100 रुपये इकट्ठा हो रहे हैं कर के रूप में, और उसमें केंद्रीय जो शासन होता था उसका उसका हिस्सा कितना बनता है, मान लो 1/10 का हिस्सा बनता था। 1/10 का हिस्सा मतलब क्या होता है कि इस 100 का क्या होना चाहिए, 10वां भाग बनता है, ठीक है। तो इस 100 का 10वां भाग क्या होगा, 10 रुपया होगा। तो 10 रुपये किसको दे देगा, केंद्रीय शासन को प्रदान कर देगा, बाकी अपने पास रखते हुए वहाँ पे क्या करेगा, सत्ता संचालन करेगा। बाह्य आक्रमण के समय ये अपनी सैन्य सहायता भी प्रदान करते थे, परंतु सामंतों की तरह इनका भूमि पर वंशानुगत अधिकार नहीं होता था। इसी कारण क्या होगा, जो जब नया अमरम आएगा तो वो भूमि क्या होगी, नए अमरम के पास ट्रांसफर हो जाएगी। फिर आता है राय रेखो। राय रेखो क्या था, तो विजयनगर साम्राज्य में भूमि मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त क्या होता था, एक मानक होता था। भूमि की पैमाइश नियमित की जाती थी। उनकी पहचान के लिए पत्थर गाड़े जाते थे, ताकि बार बार पैमाइश करने की आवश्यकता ना पड़े। विजयनगर के शासकों द्वारा भूमि मापन द्वारा उपज का वास्तविक निर्धारण कर के रूप में करने के लिए किया जाता था, जिससे भूमि राजस्व की वसूली में क्या है, पारदर्शिता क्या है, बनी रहती थी। तो राय देखो क्या है, विजयनगर साम्राज्य में भूमापन के लिए प्रयोग की जाने वाली, भूमि की पैमाइश के लिए प्रयोग की जाने वाली क्या होती थी, एक प्रणाली होती थी, जिसको हम क्या बोलते थे, राय रेखो। फिर आता है आपका जंगम। जंगम क्या है, तो लिंगायत संप्रदाय को मानने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, जंगम कहते हैं। लिंगायत संप्रदाय वाले कौन होते हैं, तो लिंगायत संप्रदाय वो होता है जो शैव धर्म की क्या होती है, एक शाखा होती है। लिंगायत की स्थापना किसने की थी, बासवराज ने की थी। किसने, संत बासवराज ने की थी, जिनमें शिवलिंग की स्थापना उपासना की जाती है। उसे चांदी के संपुट में रख करके गले में धारण किया जाता है। इस धर्म का प्रचार गुप्तोत्तर काल में सर्वाधिक देखने को मिलता है। शैव धर्म को लोकप्रिय बनाने में लिंगायत भक्तों का प्रमुख योगदान है। आज की तारीख में जो लिंगायत वर्ग के लोग हैं, लिंगायत संप्रदाय के लोग हैं, ये सब कहाँ में देखने को मिलते हैं, कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। 2018 के आसपास लिंगायत संप्रदाय के लोगों द्वारा लिंगायत को एक धर्म के रूप में मान्यता दी जाए, ऐसी मांग उठाई थी। मदरसा क्या होता है, तो इस्लाम धर्म में मदरसा का गठन उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। इसमें सामान्यतः एक धार्मिक शिक्षा केंद्र के रूप में देखा जाता है। भारत में तुर्क आक्रमणकारी गौरी ने अजमेर में अनेक मदरसों का गठन किया था। सल्तनत कालीन शासक इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरसाए मऊजी की स्थापना की थी। मदरसा में धार्मिक विषयों के साथ साथ व्यवहारिक विषयों की भी शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर आता है आपका मकतब। क्या होता है, तो मकतब क्या है, तो जहाँ प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है, जहाँ उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है उसको हायर एजुकेशन के लिए मदरसा बोलते हैं। जहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है उसको क्या बोलते हैं, मकतब बोलते हैं। शरीयत क्या होता है, तो शरिया कानून, जो इस्लामी कानून भी कहा जाता है, ये इस्लाम के धार्मिक कानून का नाम है। इस कानून की परिभाषा दो स्रोतों से होती है। पहली इस्लाम का धर्म पहला कहाँ से, धर्म ग्रंथ कुरान से, दूसरा पैगंबर मोहम्मद द्वारा दी गई मिसालों से। तो शरीयत क्या है, शरिया कानून और इस्लामी कानून जो रहता है उसको शरीयत बोलते हैं। इसके दो सोर्स हैं, एक क्या है कुरान, हदीस, और दूसरा क्या हो जाता है, पैगंबर मोहम्मद द्वारा क्या है, दी जाने वाली मिसालें। फिर आता है आपका चौथ। तो मराठा साम्राज्य में चौथ एक प्रकार का कर या भू राजस्व था, जिसकी शुरुआत शिवाजी महाराज द्वारा की गई थी। यह एक ऐसा कर था जो मराठा और बाह्य क्षेत्रों से क्या है, वसूल किया जाता था। चौथ अदा करने वाला, अब चौथ कौन जो देता था उसके साथ कैसा व्यवहार रहेगा, तो चौथ अदा करने वाला अथवा देने वाला वाले राजा शासक पर मराठों का आक्रमण कभी भी नहीं होता था। उसकी सुरक्षा होती थी जब उस पर बाह्य आक्रमण होता था तो। ठीक है, तो मराठों पर आक्रमण, मराठे इन पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, और अगर इन पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो वो क्या करेंगे, मराठे इनकी रक्षा भी करेंगे। यह अदा करता राज्य की, चौथ मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है, कितना देंगे, 1/4। 1/4 मतलब 25%। इसका उपयोग मराठों द्वारा अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार हेतु किया जाता था। इसमें मराठों की स्थिति सुदृढ़ हुई, राजनीतिक परिदृश्य में उनका महत्व बढ़ता चला गया। तो ये भू राजस्व होता था जो पड़ोसी राज्य से वसूल करते थे, एक ऐसे पड़ोसी राज्य से जो बाह्य क्षेत्र से वसूल करते थे, जो मराठों के नियंत्रण में नहीं होता था। फिर आता सरदेशमुखी। ये क्या है, तो चौथ की तरह ही एक प्रकार का राज्य कर है जो मराठा शासनकाल में जनता पर लगाया जाता था। शिवाजी महाराज के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख
होने के नाते और लोगों के हित में कार्य करने के बदले उन्हें सरदेशमुखी लेने का अधिकार है। यह कुल क्या होता था, 1/10 वसूला जाता था। तो ये क्या है, जनता से वसूला जाने वाला एक ऐसा कर होता था जिसके तहत क्या होता था, मराठा जो शासक रहते थे वो जनता से क्या करते थे, कर वसूलते थे। कितना कर वसूलते थे, तो ये भू राजस्व कर है तो 1/10 वसूलते थे इसको। कितना, 1/10, 10% कर वसूलते थे। फिर आता है सर्राफ। सर्राफ क्या है, तो मध्यकाल में व्यापारिक गतिविधियों को संपन्न करने तथा पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हुंडी की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था में लगे विशेषज्ञों को सर्राफ कहा जाता था। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हुंडी लेकर के जाएगा। हुंडी क्या है, धन को रखने के लिए, मुद्राओं को रखने के लिए जो वो होती थे, पात्र होता था, उसको हुंडी बोलते थे। तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए जो व्यक्ति अपॉइंट किया था उसको क्या बोला जाता था, सर्राफ बोला जाता था, या व्यापारी होता था। सर्राफ सिक्कों का मूल्यांकन करने के साथ साथ रुपए के लेन देन का भी विशेषज्ञ होता था। एक प्रकार से वह निजी बैंक की भांति क्या करता था, कार्य करता था। फिर आता है पॉलीगर क्या होता है, तो विजयनगर साम्राज्य में जिन सेनापतियों को सेवा के बदले अमरम जागीर दी जाती थी उन्हें अमर नायक अथवा पॉलीगर कहते थे। अर्थात सैनिक शासक अथवा नायक ही क्या कहलाता था, पॉलीगर कहलाता था। तो अमरम हमने पीछे पढ़ा था, अमरम का प्रमुख अमर नायक होता है और उस अमर नायक को ही क्या बोलते हैं, पॉलीगर बोलते हैं। ये पॉलीगर एक निश्चित संख्या में सैनिक केंद्रीय सेवार्थ रखते थे, सेना रखते थे, और वो सेना क्या करती थी, केंद्र सरकार द्वारा जब भी क्या मांग की जाएगी, मतलब विजयनगर साम्राज्य द्वारा जब मांग की जाएगी तो उसको क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। कालांतर में इनकी शक्ति बढ़ती गई, उन्होंने विजयनगर के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। ठीक है, इनने क्या किया, विजयनगर के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। कैसे, तो वही फिर विजयनगर साम्राज्य क्या होता है, 5 राज्यों में बिखर जाता है, 5 राज्यों में टूट जाता है। फिर आता है सराय। सराय क्या है, तो सराय मुख्य रूप से मुसाफिरों और रायगुरों के विश्राम करने का स्थल होता था, जो आधुनिक धर्मशाला के नाम से जाना जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने जन कल्याण को ध्यान में रख करके अनेक सरायों का निर्माण करवाया। इसने सड़क के किनारे अधिक संख्या में वृक्ष लगवाए। शेर शाह ने लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसमें हिंदुओं मुसलमानों के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था होती थी। प्रत्येक सराय की देखभाल एक सिकदार नामक के अधिकारी द्वारा किया जाता था। तो इसने सड़क के किनारे अधिक संख्या में वृक्ष लगवाए। शेर शाह ने 17,000 सरायों को निर्माण करवाया। हिंदू मुसलमानों को ठहरने के लिए अलग व्यवस्थाएं की। तो ये सब क्या है, एक प्रकार की आधुनिक समय की धर्मशाला के समान होती थी। दास कौन होता है, तो भारत में दास प्रथा का अस्तित्व तो प्राचीन काल से ही माना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। प्राय युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को दास कहा जाता था। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। अच्छे से याद रखना है आपको। दासों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। मध्यकाल में भी दास प्रथा विद्यमान थी। दासों से बेगार करवाया जाता था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक दास होते थे। इसने दासों की देखभाल हेतु एक पृथक विभाग बनवाया था, उसको क्या बोलते थे, दीवाने बंदगान बोलते थे। क्या बोलते थे, दीवाने बंदगान बोलते थे। इसके शासनकाल में दासों को कारखाना में उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने हेतु क्या है, लगाया जाता था। तो इतनी बातें आपको दास प्रथा के बारे में याद रखनी है। जागीर क्या होती है, तो मुगल काल में जागीर भूमि की एक इकाई थी। क्या थी ये, भूमि की इकाई थी जिसे जागीर प्रदान की जाती है, उसे जागीरदार कहते थे। वस्तुतः यह मनसबदारों को उनके वेतन के बदले प्रदान किया जाता था। किनको, मनसबदारों को वेतन के बदले। जिन मनसबदारों को नगद वेतन मिलता था उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें जागीर नहीं दी जाती थी। जिन मनसबदारों को नगद वेतन मिलता था उन्हें जागीर नहीं दी जाती थी। वेतन के रूप में प्रदत्त जागीर को वतन जागीर कहा जाता था। यह सल्तनतकालीन एकता प्रथा जैसी ही के रूप में ही जानी जाती थी। इसके प्राप्तकर्ता मनसबदार अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ केंद्र को सैनिक सहायता आदि क्या है, प्रदान करते थे। तो इसके प्राप्तकर्ता मनसबदार अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ केंद्र को सैन्य सहायता क्या है, प्रदान किया करते थे। तो ये क्या था, आपका जागीर के रूप में जाना जाता है। फिर आता है आपका दस्तूर। तो मुगल काल में दस्तूर कृषकों से किया गया एक अनुबंध होता था, जिसके द्वारा शासकों एवं कृषकों के बीच आपसी तालमेल बना रहता था। इसमें विभिन्न प्रकार के कृषि संबंधी उपकरणों की क्षेत्रीय मूल सूचियाँ, कृषि पैदावार तथा लगान संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी दी हुई होती थी। दस्तूर क्या हो गया, कृषकों से लिया गया अनुबंध होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था, जिसके द्वारा शासक और कृषक के बीच क्या है, आपसी तालमेल बना रहता था। फिर आता है आपका ओहदा या मनसब, मनसबदारी व्यवस्था जो आती है आपकी। एकता व्यवस्था किस में कन्वर्ट होती है, मनसबदारी व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। तो मनसब प्रणाली का उद्भव मध्यकाल में मध्य एशिया से हुआ।
मुगल काल में यह प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। मनसब का अर्थ पद, स्थान, ओहदा होता है, जो व्यक्ति के पद या ओहदा को सूचित करता है। मनसब प्राप्त व्यक्ति को मनसबदार कहते थे। यह मुगल काल में अमीर वर्ग, सरदार, सैन्य अधिकारी को प्रदान किया जाता था। यह दशमलव प्रणाली पर आधारित होता था। किस पर आधारित था? दशमलव प्रणाली पर। आईने अकबरी में 66 मनसबों की श्रेणियों का यह उल्लेख मिलता है, लेकिन अबुल फजल केवल 33 का उल्लेख करता है। इसका प्रयोग वेतन भत्तों को निश्चित करने हेतु क्या है, किया जाता था। तो मनसब क्या था? पूरा एक मुगल कालीन व्यवस्था के रूप में आता है निकल करके। फिर आता है आपका देशमुख क्या है। तो मध्यकाल में विशेषकर मराठों के अधीन ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख देशमुख होता था, जो संपूर्ण ग्रामीण क्रियाओं को क्या है होता है, संचालित करता था। इसे मुकद्दम, खुद, चौधरी आदि की भी संज्ञा दी जाती थी। ये आनुवंशिक हुआ करते थे तथा जागीरों, संपत्तियों के हस्तांतरण संबंधी रिकॉर्ड अपने पास रखते थे। स्थानीय जनता से कर वसूल करके उसे केंद्रीय राजस्व में पहुंचाने का कार्य भी कौन करता था? देशमुख करता था। जो सरदेश मुख वसूला जाता था आम जनता से, तो वो जो सरदेश मुख है वो कौन वसूलता था? देशमुख वसूलता था। और किसको पहुंचाता था? केंद्रीय सत्ता को पहुंचाने का काम करता था। ये गांव का क्या होता है? मुखिया होता था, जो हर प्रकार के रिकॉर्ड अपने पास रखता था। फिर आता है आपका नाडु क्या होता है। तो ये चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई थी, जो संपूर्ण चोल साम्राज्य के मंडलों में क्या है, मंडलों में विभाजित था, जो प्रांत के स्तर में होते थे। मंडलों को वलनाडु में विभाजित किया जाता था। नाडु आधुनिक जिला स्तर की इकाई होती थी, जिसका प्रशासन नट्टार नामक सभा द्वारा क्या है, संचालित किया जाता था। तो क्या हो जाता है, पूरा चोल साम्राज्य प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। संपूर्ण चोल साम्राज्य मंडलों में विभाजित था। ठीक है, ये समझो चोल साम्राज्य है, जिसमें क्या है, ये बहुत सारे मंडल रहे होंगे, ये समझो मंडल हैं। इन मंडलों को किस में डिवाइड करते थे? वलनाडु में डिवाइड करते थे। समझो इसके अंदर क्या है, दो वलनाडु हैं। और वलनाडु किस में डिवाइड किया जाता था? नाडु में डिवाइड किया जाता था, कि एक वलनाडु में 2 से 3 नाडु हो सकते हैं। ये जो पूरी व्यवस्था तो थी, किसके द्वारा संचालित होती थी? नट्टार द्वारा क्या है, संचालित की जाती थी। नाडु की व्यवस्था को मैनेज कौन करता था? नट्टार नामक संस्था करती थी। यह क्या है, जिला परिषद की तरह कार्य करता था, जिसमें उसके अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के प्रतिनिधि होते थे। इनका मुख्य कार्य राजस्व का प्रबंधन करना था। इसे किसी भी प्रकार के भू राजस्व में छूट देने का अधिकार होता था। यह मंदिर प्रबंधन का भी कार्य करती थी। कालांतर में नायंकार, आयंगर, नायंकर आयंगर व्यवस्था, आयंगर आएगा यहाँ पर, आयंगर है ना, आयंकर व्यवस्था के कारण स्थानीय प्रशासन की स्वायत्तता क्या होने लग जाती है, बाधित होने लग जाती है। तो ये क्या था, अभी नाडु था। फिर आते हैं उर। उर क्या होता है? तो ये चोलकालीन ग्राम सभाएं होती थी, जिनका शासन जनसभा द्वारा संचालित किया जाता था। यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। सभी ग्रामवासी इसके क्या होते थे, सदस्य होते थे। यहाँ डर नहीं आएगा, यहाँ इसके आएगा, ठीक है, थोड़ी सी मिस टाइपिंग है। इसके सदस्य होते थे। उत्तर मेरु अभिलेख में से में प्राप्त जो परांतक प्रथम का उत्तर मेरु अभिलेख था आपका, वहाँ से क्या मिलता है, उर के बारे में या इस स्थानीय सभा के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ग्राम सभा के बारे में जानकारी मिलती है। चोल शासक ग्राम प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते थे। फिर आता है आपका उलेमा। तो उलेमा इस्लाम धर्म का ज्ञाता होता था। ये इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। उलेमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरीयत का पालन करवाएंगे। शरीयत क्या है, हमने पीछे पढ़ लिया था। प्राय उलेमा को काजी, न्यायाधीश, अध्यापक आदि के पदों पर क्या है, नियुक्त किया जाता था। फरमान क्या है, या आदेश होता था। फरमान मतलब क्या होता है, आदेश या डिक्री, राजकीय आदेश या राजकीय आज्ञा, शासनादेश। फरमान का स्वरूप पुरातात्विक, साहित्यिक दोनों था। मौर्य शासक अशोक द्वारा जारी किया गया शासकीय आदेश पुरातात्विक फरमान का उदाहरण के रूप में जाना जाता है। मध्यकाल में फरमान का साक्ष्य साहित्यिक रूप में भी देखने को मिलता है, जो लिखित रूप में होता था। उत्तर मुगल काल में फारूक सियार ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया था, जिसके कारण क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में छूट प्राप्त होती है। इस बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा ही। फिर आता है आपका सत्याग्रह। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य के प्रति आग्रह है। सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध अचूक अस्त्र के रूप में क्या किया था, प्रयोग किया था। सत्याग्रह क्या है, गांधी का एक हथियार था। किस चीज के लिए? अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए। यह सत्य और अहिंसा पर आधारित होता है, जिसमें असहयोग, सविनय अवज्ञा, हड़ताल, अनशन, उपवास आदि क्या है, विभिन्न हथकंडे अपनाए जाते हैं। गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, जो कि राजेंद्र शुक्ल का क्या था, राजेंद्र शुक्ल द्वारा क्या है, एक आंदोलन किया गया था।
दूसरी बार इसका प्रयोग 1918 में अहमदाबाद में किया गया। उसी वर्ष खेड़ा आंदोलन के दौरान उन्होंने इसका तीसरा बार प्रयोग किया। ठीक है, तो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब हुआ? 1917 में हुआ। कहाँ पर हुआ? बिहार चंपारण में हुआ। दूसरी बार अहमदाबाद मिल आंदोलन जो हुआ था उसमें हुआ। तीसरी बार कहाँ हुआ? खेड़ा में हुआ 1918 में। स्वदेशी क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में आयोजित किए गए आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में भारतीय वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना था। स्वदेशी के प्रचार प्रसार से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला तथा भारतीयों को कार्य करने के अवसर प्राप्त होने लग गए। इस स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का ही प्रसार किया था। ठीक है, तो क्या हुआ? बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया या बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप में क्या किया गया था? इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अगला आता है आपका पुनः प्रवर्तनवाद। पुनः प्रवर्तनवाद एक ऐसी विचारधारा है जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति होती है। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, लोगों के भौतिक जीवन में उन्नति होती है। 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण को नवजागरण, पुनः प्रवर्तनवाद या पुनर्जागरण के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत में इसके अग्रदूत कौन थे? तो राजा राम मोहन राय इसके क्या है? RRR इसके अग्रदूत माने जाते हैं। संप्रदायवाद क्या है? तो यह एक ऐसी विचारधारा है जो इस धारणा में विश्वास करती है कुछ लोग जो किसी एक विशेष धर्म को मानते हैं, इसीलिए उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हित भी समान होते हैं तथा उनके हित किसी दूसरे धर्म के अनुयायियों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो किसी एक ही सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विचार को या हित को मानने वाले लोग क्या है कहलाते हैं? एक संप्रदाय के रूप में जाने जाते हैं। इसमें विभिन्न धर्मों, संप्रदायों के हितों को परस्पर विरोधी और शत्रुतापूर्ण माना जाता है। मतलब हम दूसरे के विचारों से, दूसरे के धर्म से, दूसरे के मत से, दूसरे के संप्रदाय से क्या होते हैं? डिसएग्री करते हैं, शत्रु मानते हैं सामने वाले को। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इसमें वैयक्तिक हितों तथा विरोधी को संप्रदाय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ब्रिटिश शासनकाल के अंतिम 3 दशकों में संप्रदायवाद का अपने विकसित रूप दिखाई दे पड़ता है, जिसका परिणाम भारत का विभाजन के रूप में निकल करके आता है। फिर आता है प्राच्यवाद। प्राच्यवाद क्या है? तो ये एक ऐसी विचारधारा जिसमें कोई भी देश, क्षेत्र, जनता, धर्म अपने अतीत के गौरव क्या करती है? स्मरण करती है। प्राच्य मतलब क्या होता है? प्राचीन। प्राच्य मतलब क्या होता है? प्राचीन। प्राचीनता का वाद क्या है? प्राच्यवाद है। उनसे जुड़ी परंपरा, भाषा, साहित्य को प्रोत्साहन देता है। 19वीं शताब्दी में भूमध्य सागरीय देशों में राष्ट्रीय भावना के उदय के में प्राच्यवादी विचारों का प्रसार हुआ। 19वीं सदी में भारत के धार्मिक, सामाजिक पुनर्जागरण में भी अतीत के गौरव का स्मरण देखने को मिलता है। तो जब आपको दयानंद सरस्वती कहते हैं वेदों की ओर लौटो, तो उसका मतलब क्या है? कि वो प्राच्यवाद को बढ़ावा देने की बात करते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि ने संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को नई चेतना के साथ जीवित किया, जिसके प्रभाव से राष्ट्रीय चेतना क्या होती है? जागृत होती है। शिक्षा के माध्यम के संबंध में प्राच्यवादियों तथा आंग्लवादियों के बीच विवाद चला, जिसे मैकॉले द्वारा क्या समाप्त किया जाता है। फिर आता है आपका प्राच्य निरंकुशतावाद। अब प्राचीनता को आप इतना स्तर तक बढ़ाइए कि वो निरंकुश होने लग जाए वो सिद्धांत। प्राच्य निरंकुशतावाद की अवधारणा कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय सरकार द्वारा एशियाई देशों में स्थापित कर समाज के संदर्भ में देखा जा सकता है। एरिस्टोटेलियन राजनीतिक दर्शन पर आधारित था। यह एरिस्टोटेलियन राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। प्रबोधन के युग में प्राच्य निरंकुशवाद एक नवीन विचारधारा थी। प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक मॉन्टेस्क्यू ने इस पर व्यापक बल दिया। जर्मन दार्शनिक हीगल के शब्दों में, यहाँ पे होगल नहीं हीगल आएगा, हीगल के विचारों में प्राच्य निरंकुशवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्क्स ने भी एशियाई उत्पादन सिद्धांत में भी इसका वर्णन किया है। तो प्राचीन निरंकुशवाद कहा जाता है, प्राचीनता को सर्वोच्च स्तर पर लेकर के जाने की बात हो जाती है, उसमें स्थिरता की बात हो जाती है। विऔद्योगिकरण क्या होता है? तो एक आर्थिक नीति है जो साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपने आश्रित उपनिवेशों पर लागू की गई। साम्राज्यवादी देश जैसे क्या हो जाता है? ब्रिटेन हो गया। और आश्रित उपनिवेश जैसे क्या हो गया? भारत हो गया। ठीक है, तो ब्रिटेन ब्रिटेन द्वारा भारत में जो आर्थिक नीति लागू की गई वो क्या कहलाती है? आपकी विद्योगीकरण की नीति कहलाती है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण इसने विश्व में अपने निर्मित मालों का प्रवेश किया। इसमें कच्चे मालों का आयात तथा निर्यात, मालों का निर्यात करना मुख्य उद्देश्य रखा होता था। क्या होता था इसमें? हम क्या करेंगे? कच्चे माल को आयात करेंगे अपने देश में, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, जो निर्मित माल होगा, उसको क्या करेंगे? दूसरे देश में निर्यात कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए कि यहाँ से कपास लेकर के जाते थे और कपास के कपड़े बना करके यहाँ पर भारत में वापस भेज देते थे। अपने मशीन निर्मित मालों को भारतीय बाजारों में प्रवेश करने के लिए कई सहायक नीतियों को लागू किया जाता था। सस्ते दामों पर आयात करना, महंगे मालों को बेचना, विदेशी मालों पर अधिक कर लगाना, इससे सीधा इसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ने लगा।
विदेशी वस्तुओं के भारत में प्रवेश ने उद्योगों को पीछे की ओर ढकेल दिया। उद्योग नष्ट होने लग गए। उनकी जगह नवीन उद्योग नहीं लाए गए और यही प्रक्रिया विद्युतीकरण कहलाई। ठीक है, तो पुराने उद्योगों को समाप्त करना, नए उद्योग स्थापित न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युतीकरण कहलाती है। फिर आता है आपका भारतीय पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण क्या है? तो भारत में पुनर्जागरण का युग 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माना जाता है। राजा राम मोहन राय इसके पितामह कहे जाते हैं। इस ये एक नई सोच का युग था, नई सोच के प्रारंभ का युग था, जिसमें क्या करते हैं हम? विकास, कला, साहित्य, विज्ञान, मनुष्य के जीवन के प्रत्येक भौतिक पक्ष में इसका विकास देखने को मिला। यहाँ तर्कवाद का विकास हुआ, मानवता का विकास हुआ। इसकी शुरुआत धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण के रूप में होने चल लगती है। नारी मुक्ति, सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, एकेश्वरवाद, निम्न जाति उद्धार आदि जितनी समस्याएं थी, उन सब के खात्मे का यहाँ पे इसके क्या किया गया? प्रयास किया गया। फिर आता है आपका अपवहन या आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा भारतीय धन और संसाधनों के दोहन की नीति अपनाई गई, जिसका उद्देश्य सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में क्या है, इसके बारे में चर्चा की थी। अर्थात क्या है कि विदेशी जो लोग थे, मतलब विदेशी लोग मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? भारत के धन को निकाल करके, निष्कासित करके कहाँ लेकर के जा रहे थे? इंग्लैंड लेकर के जा रहे थे। इस ये जो पूरा खेल चल रहा था, इस खेल को सबसे पहली बार किसने उजागर किया? दादा भाई नौरोजी ने। किस पुस्तक में? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस चीज़ को क्या किया? उजागर किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा भारत से इंग्लैंड में भेजे जा रहे धन के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे क्या कहा गया? आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के द्वारा नौरोजी ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि भारत में व्याप्त गरीबी और एवं आर्थिक दोहन ब्रिटिश शासन का क्या है? प्रत्यक्ष परिणाम है, ब्रिटिश शासन की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। फिर आते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी या फिल्टर सिद्धांत क्या होता है? तो फिल्टर सिद्धांत मैकॉले ने दिया था। औपनिवेशिक युग में ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि प्रत्येक भारतीय वर्ग तक शिक्षा को नहीं पहुंचाया जाता। मतलब क्या है भाई, इतने सारे भारतीय हैं, सबको कैसे शिक्षित कर देंगे? तो उनने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, सिर्फ कुछ भारतीयों को शिक्षित करते हैं, ऊपर के जो उच्च वर्ग के भारतीय हैं उनको क्या करते हैं? हम शिक्षित कर देते हैं और धीरे धीरे ये इनको जो बातें हमने पढ़ाई है वो धीरे धीरे छन छन करके, छन छन मतलब फिल्टर होकर के, फिल्टर आउट होकर के नीचे के जो वर्ग हैं उन तक क्या है? अपने आप पहुंच जाएंगी। इसलिए उन्होंने शिक्षा के आसार प्रसार का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत लागू किया। यही क्या है? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जो अभी हमने यहाँ पे समझा। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए, जिनसे छन करके शिक्षा का प्रसार निम्न वर्गों तक स्वतः हो जाएगा। फिर आता है आपका उपनिवेशवाद क्या है? तो उपनिवेशवाद एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है जिसमें किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे देश पर अधिकार कर लिया जाता है और वहाँ का शासन अपने आर्थिक राजनीतिक हितों के अनुरूप संचालित किया जाता है। जैसे ब्रिटेन ने भारत पर किया नियंत्रण, और उस नियंत्रण के तहत उनने आर्थिक नीति कैसी चलेगी और राजनीति कैसी चलेगी, उस दोनों का निर्धारण वो स्वयं कर लेते थे। परमोच्च शक्ति आता है। परमोच्च शक्ति क्या है? तो कंपनी द्वारा भारत विजय के दौरान परमोच्च शक्ति की भावना आ गई। परमोच्च शक्ति मतलब क्या होता है कि 1813 ईस्वी के बाद यह व्यवहारिक रूप में देखने को मिलने लगी, जिसका संबंध ब्रिटिश शासन के लिए किया जाता था। इन पर भारतीय रियासतों या जनता किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं होता, मतलब सर्वोच्च सत्ता कौन रहेगी? ब्रिटिश शासन रहेगा। उपनिवेश के सभी प्रकार के निर्णय क्राउन के अधीन होते थे। क्राउन क्या हो गया? परम शक्ति शक्ति हो जाता है, परमोच्च शक्ति, परम उच्च शक्ति हो जाता है। 1813 ईस्वी के बाद कंपनी की परमोच्च शक्ति को स्वीकार करते हुए रियासत उनके अधीनस्थ कार्य करने लगी, जिनकी प्रभुसत्ता कंपनी के अधीन थी। समय समय पर परमोच्च शक्ति की व्याख्या की जाती रही। बटलर समिति ने इसे अधिक कष्ट देने स्पष्ट करने का क्या है? कार्य किया था। तो परमोच्च शक्ति क्या है? एक ऐसी सत्ता जिसके तहत क्या होने लग गए? सभी प्रकार के लोग आ गए, इवन रियासतें भी उनके तहत आ गई और उन्होंने उनकी क्या कर ली? सत्ता को स्वीकार कर लिया। फिर आता है आपका द्वैध शासन या द्विशासन तंत्र। द्वैध शासन या द्विशासन तंत्र क्या है? तो एक ही प्रशासन के दो अलग अलग प्रशासक होने चाहिए। एक के पास उत्तरदायित्व का अधिकार होता है तथा दूसरे के पास निर्णय लेने की क्या होती है? शक्ति या क्षमता होती है। इसको ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति क्या करेगा? लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करेगा। एक व्यक्ति क्या करेगा? लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करेगा। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? भू राजस्व आदि का क्या करेगा? संग्रहण करेगा। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? भू राजस्व आदि का संग्रहण करेगा। तो एक के पास उत्तरदायित्व एवं कार्य का अधिकार है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर क्या है? एक उत्तरदायित्व है, कार्य है। दूसरे के पास निर्णय लेने की क्षमता है, जैसे क्या होता है? भू राजस्व कितना वसूलना है, ये तो ब्रिटिश तय कर लेता था। सर्वप्रथम क्लाइव ने क्या किया? बंगाल में यह व्यवस्था लागू की, जिसमें दीवानी तथा निजामत का अधिकार कंपनी ने अपने पास रख लिया था। दीवानी और निजामत का अधिकार क्या है? कंपनी के पास आ गया। और लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का मैनेज करने का अधिकार, उत्तरदायित्व किसके पास चला गया? वहाँ के शासक के पास चला गया।
अपने द्वारा नियुक्त उप दीवानों को राजस्व और प्रशासन का कार्य सौंप दिया गया, जिससे उत्तरदायित्व नवाबों का हो गया तथा अधिकार किसके पास आ गए, कंपनी के पास आ गए। तो उत्तरदायित्व किसके पास जाएंगे, लोकल लीडर के पास जाएंगे जैसे कि नवाब, और अधिकार किसके पास आएंगे, कंपनी के पास। दूसरी बार 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में क्या है, इसको लागू किया गया, जिसमें अधिकार गवर्नर के पास आ गए तथा उत्तरदायित्व मंत्रियों के पास आ गए। बाद में व्यवहारिक कठिनाइयों से इसे रद्द कर दिया गया। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन क्या पुनः लागू किया गया। तो इस प्रकार से 3 बार आपने द्वैध शासन देखा। एक रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया, दूसरा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से लागू किया गया, तीसरा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लागू किया गया। संघवाद या फेडरलिज्म क्या है, तो छोटे छोटे इकाई राज्य एक समूह का होता है जो कुछ सम्मिलित कार्य नवनिर्मित राज्य को सौंप देता है और शेष कार्यों के लिए क्या है, स्वतंत्र होते हैं। यह व्यवस्था राजनीतिक प्रयास की होती है। संवाद में लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक होता है। भारत के 1935 के एक्ट द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, जो कभी स्थापित नहीं हो पाया था क्योंकि रियासतों ने क्या है, साथ नहीं दिया था। तो ये क्या होता है, छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सत्ता का, अपने अधिकारों का कुछ हिस्सा क्या कर देते हैं, एक बड़ी यूनिट को सौंप देते हैं उस, और ये सब मिलकर क्या करते हैं, आपस में काम करते हैं और व्यवस्थाओं को संचालित करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था होती है इसको क्या बोलते हैं, संघवाद। उपयोगितावाद क्या है, तो 19वीं शताब्दी में राज्य कार्यों के लिए प्रतिवादित एक ऐसा सिद्धांत जिसमें अधिकम अधिकम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित को क्या है, आधार बनाया गया था। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित को आधार बनाया गया। इसके अनुसार वही उद्देश्य वांछनीय है जो उपयोगी है, और उपयोगी वह है जो अधिकतम व्यक्तियों के हित का क्या है, साधन होता है। इसमें सार्वजनिक हित की भावना छिपी होती हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति तथा उसके कार्यों का आधार उपयोगिता को माना गया था। तो ये क्या होता है, आपका उपयोगितावाद होता है, जिसके तहत क्या करते हैं, हम अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। अग्रवर्ती नीति क्या होती है, तो ब्रिटिश शासनकाल में रूस के आक्रमण से भारतीय उपनिवेश की रक्षा के लिए लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा अपनाई गई नीति को अग्रवर्ती नीति कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रवर्ती नीति। किस चीज़ से ली है, तो लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा अपनाई गई। किस चीज़ के लिए अपनाई गई, तो ब्रिटिश रूस के आक्रमण से बचने के लिए इसको अपनाया गया। कब रूस का आक्रमण कब हो रहा था, तो जब क्या हो रहा है, ये प्रथम विश्व युद्ध के काल की घटना चल रही है, तब की बातें ये चल रही हैं। इस नीति के अंतर्गत अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम एवं द्वितीय अफगान युद्ध सामने निकल करके आते हैं। यहाँ पे अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों किया गया, क्योंकि भारत के और रूस के बीच में क्या करना था, हमको एक बफर स्टेट बनाना था। उस बफर स्टेट बफर स्टेट किसको बनाने का प्रयास किया गया, अफगानिस्तान को बनाने का प्रयास किया गया। इस कारण अफगानी लोगों ने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध किया। लॉर्ड ऑकलैंड का मानना था कि भारत को रूस के आक्रमण से बचाव के लिए आगे बढ़ करके फारस और अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके, फारस मतलब ईरान के मामले में हस्तक्षेप करके उसकी विदेश नीति को अपने अधीन कर रूस का मुकाबला अफगानिस्तान की सीमा में किया जाने की रणनीति को क्या है, अपनाया जाना चाहिए। तो अफगान अग्रवर्ती नीति का मतलब क्या होता है कि रूस से बचाव के लिए क्या किया गया, ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई नीति थी, जिसमें क्या करना था, अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में स्थापित करना था। फिर आता है आपका राज्य लोप नीति या सिद्धांत। इस नीति का प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। इस नीति को व्यवगत सिद्धांत के नाम से भी हम क्या है, जानते हैं। व्यवगत सिद्धांत अर्थात क्या हो जाता है, राज्य का लोप हो जाना, राज्य का खात्मा हो जाना, ये डलहौजी ने अपनाई थी। इस नीति के अंतर्गत यह प्रावधान था कि यदि कोई शासक निसंतान मरता है, ठीक है, शासक निसंतान है, तो वह किसी गोद लिए बच्चे को क्या है, अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। यहाँ पे निः शब्द आएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं शब्द आएगा। तो इस नीति के अंतर्गत क्या था कि यदि शासक की क्या है, कोई संतान नहीं रहती है, तो किसी गोद लिए बच्चे को क्या है, राजा नहीं बना सकता है। उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इस नीति द्वारा डलहौजी ने झांसी, सतारा, जैतपुर, संभलपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश राज्य में क्या कर लिया, विलय कर लिया था। ये क्या होता है, आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होती है। फिर आता है आपका सहायक संधि या मैत्री संधि। भारत में सहायक संधि की नीति का प्रतिपादक लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हेतु सहायक संधि को की नीति को भारतीय राज्यों पर क्या है, बलात् आरोपित किया। बलात् मतलब क्या होता है, जबरदस्ती आरोपित करना। ये इस नीति के तहत क्या किया गया, जिन राज्यों को शामिल किया वो कौन कौन से थे, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जैतपुर, भरतपुर, बूंदी, ये सब क्या है, राज्य सहायक संधि के तहत शामिल कर लिए गए ब्रिटिश साम्राज्य में।
इस संधि के द्वारा सामान्यतः एक ब्रिटिश रेजिडेंट को एक सैन्य अधिकारी के रूप में क्या कर दिया जाता था, उस रियासत में नियुक्त कर दिया जाता था, रखना पड़ता था। इस बात का वचन देना पड़ता था कि अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी भी यूरोपीय को सेवा में नहीं रखा जाएगा, और बंगाल के गवर्नर जनरल के परामर्श के बिना किसी दूसरे शासक से कोई वार्ता नहीं की जाएगी। इसके बदले में कंपनी सरकार उसके दुश्मनों से एकता का वचन लेती थी एवं सहयोगी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का भी क्या करती थी, वो वादा करती थी। तो ये क्या था, आपका सहायक संधि के तहत बातें थी। अब आते हैं सधर्मवाद क्या है। तो इटली चर्च के सिद्धांतों के समर्थक या प्रतिपादक इटलीवादी आस्थावान लोग धर्म ग्रंथों और उनकी सत्ता विशेष करके न्यू टेस्टामेंट को ही क्या है, सर्वोपरि मानते थे। ये गिरजाघरों की संस्थागत सत्ता का विरोध करते हैं। 18वीं 19वीं सदी में प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों में आंदोलन चला, जिनमें पाप कृत्यों की आत्मिक अनुभूति पर जोर दिया गया। इसे पाप मोचन पत्र कहा जाता था। इसमें यह कहा गया कि ईश्वर से अपराध के लिए क्षमा याचना का माध्यम केवल ईसा मसीह ही हो सकते हैं, अन्य क्रियाकांड या क्रियाकलाप नहीं हो सकता। तो ये क्या कहलाता है, आपका सधर्मवाद का सिद्धांत कहलाता है। भूदान में आते हैं। भूदान क्या है, तो भूदान आंदोलन के सूत्रधार आचार्य विनोबा भावे थे, आपको पता है अच्छे से, जिन्होंने निम्न पिछड़े भूमिहीन वर्गों के उत्थान के लिए भूमिदान का आंदोलन चलाया, जिसके पीछे सर्वोदय दर्शन को क्या है, आधार माना गया। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े भूमिहीनों को भूमि दान देने में का प्रोत्साहन किया गया। यह स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान था। इसके कई लाभ थे। अत्यधिक भूमि होने के कारण समस्त भूमि पर कृषि नहीं हो पाती थी। दूसरी ओर भूमिहीन लोगों के हाथ में कृषि न होने से उत्पादन में क्या होता था, उनका कोई योगदान नहीं होता था। इसलिए क्या किया गया कि जो भूमि उपयोग में नहीं है उसको क्या कर दो, दान कर दो। पंचशील आता है। ये क्या है, तो पंचशील का सिद्धांत भारतीय विदेशी नीति का मुख्य आधार है। विशेषकर भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ इसी नीति के तहत क्या करता, काम करता है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री नेहरू तथा चीनी राष्ट्रपति चाउ एन लाई द्वारा 54 में अपनाई गई थी, विश्व शांति के उद्देश्य से, जिसके अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे। सभी राष्ट्र एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करें। दूसरा, कोई राज्य एक दूसरे पर आक्रमण न करे। तीसरा, कि कोई राज्य एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे। चौथा, कि प्रत्येक राज्य एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करे। और पांचवा क्या है, कि सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करें। तो पहला क्या था, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। दूसरा क्या था, आक्रमण ना करना। तीसरा, हस्तक्षेप ना करना। चौथा, समानता का व्यवहार करना। और पांचवा आता है सहअस्तित्व का सिद्धांत। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो वह व्यवस्था जो क्या हो जाती है, ऐसी अवधारणा जिसमें क्या है, निजी क्षेत्र और राज्य द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है, दोनों समान रूप से संचालित होती हैं या मैंने उपस्थित रहती हैं। यह पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का क्या होता है, तत्वों का समावेशन करके रखती है। इसका प्रतिपादक जेएम केन्स को माना जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया गया है। समाजवाद क्या है, तो समाजवाद एक अवधारणा है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समानता के आधार पर देखा जाता है। आर्थिक तथा सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर कई उन्हें बराबर की स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है। यह व्यक्तिवाद व पूंजीवाद जिसमें निजी स्वार्थ को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है, वहीं समाजवादी संपूर्ण समाज के लाभ व उनके हित की बात सोचते हैं। इस व्यवस्था में किसी का शोषण नहीं कोई नहीं करता है। समाज का उत्थान के साधनों पर स्वामित्व होता है और आर्थिक समानता होगी तथा सभी वर्गों को सामाजिक न्याय प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो ये क्या है, समानता का एक सिद्धांत होता है। फिर आता है आपका हिंदू कोड बिल। तो ये हिंदू कोड बिल वैवाहिक विधियों से संबंधित एक विधि है, एक संहिता है, एक कानून है। इसमें हिंदू विवाह की शर्तों, विवाह के संस्कार, विवाह के संरक्षक, विवाह के पंजीकरण आदि आदि जो चीज़ें होती हैं उनका प्रावधान किया होता है। हिंदू धर्म की वैवाहिक रीतियाँ इसी बिल द्वारा क्या संचालित की जाती हैं। विवाह संबंधी किसी विवाद में इसी विधि का सहारा लिया जाता है। तो वैवाहिक संबंधों को मैनेज करने के लिए हिंदू कोड बिल हिंदू धर्म के लिए लाया गया था, जिसमें क्या है, हिंदुओं के अतिरिक्त पंजाबी और अन्य जो सनातन धर्म है वो भी इसमें शामिल होते हैं। अगला आता है आपका साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी क्या होती है, जस्ट अ मिनट। साहित्यिक चोरी में आते हैं। साहित्यिक चोरी क्या है, तो किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाती है। हम क्या करें, दूसरे की भाषा, दूसरे के विचार, दूसरे के मत, दूसरे के उपाय, शैली क्या कर लें, चोरी कर लें, उसको अपने नाम से क्या कर लें, प्रकाशित कर लें, अपने नाम से प्रयोग करने लग जाएं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी साहित्यिक चोरी के रूप में जानी जाती है। यूरोप में 18वीं शताब्दी के बाद भी इसी तरह का व्यवहार नैतिक व्यवहार माना जाने लग गया। इसके पूर्व की शताब्दियों में
लेखक एवं कलाकार अपने क्षेत्र के महारथियों की हूबहू नकल करने के लिए क्या प्रोत्साहित किए जाते थे। साहित्यिक चोरी तब मानी जाती है जब हम किसी के द्वारा लिखे गए साहित्य को बिना उसका संदर्भ दिए अपने नाम से प्रकाशित कर लें। ठीक है, अभी तो हमने यही बात करी कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ लिखा है, कुछ प्रकाशित किया है, तो हम क्या है, उसको यदि अपने नाम से बिना क्रेडिट दिए क्या करने लग जाए, प्रयोग करने लग जाए, प्रकाशित करने लग जाए, तो यह क्या कहलाता है, आपका साहित्यिक चोरी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, अच्छा इसमें अभी क्या है, आज इतना ही रहेगा। अभी के लिए बातें क्या होती हैं आपकी यहाँ समाप्त होंगी। आज की इस क्लास में हमने संकल्पना और विचार का जो बचे हुए थे उनको पढ़ा। अगली क्लास से हम क्या करेंगे, इतिहास के संबंध में जो वैचारिक जो अलग अलग उसमें मत वाले लोग हैं उनके बारे में क्या है चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो अभी के लिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।